हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। ये लेक्चर बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम अधिकारों के विषय में भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अधिकारों के स्वरूप और स्रोतों के विषय में विचारकों ने अलग अलग विचार दिए हैं। तो इन राजनीतिक विचारकों ने अलग अलग समय पर जो अलग अलग विचार दिए हैं, उन्हीं विचारों को ही अधिकारों के भिन्न भिन्न सिद्धांतों का नाम दिया गया है। फर्स्ट है इसमें अधिकारों का उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को ही उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत माना गया है। उदारवाद और व्यक्तिवाद ये 16वीं और 17वीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराएं हैं। उस समय ये दोनों विचारधाराएं इतनी अधिक परस्पर संबंधित थी, इनमें इतनी समानता थी कि इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे से अलग करना लगभग कठिन था, क्योंकि उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप है वो व्यक्तिवाद ही था और दोनों धारणाओं के जो व्याख्याकार हैं वो अलग अलग थे। दोनों धारणाओं ने व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, सब में विशेष महत्व दिया। हॉब्स, लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर ये सभी उदारवादी विचारक थे और इन विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को विकसित किया है। ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से 17वीं शताब्दी में उस समय विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ जब हॉब्स और लॉक जैसे जो विचारक हैं, इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के विषय में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि हॉब्स और लॉक ने ये कहा था कि अपना जो सिद्धांत दिया था कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो लोगों ने समझौते के द्वारा की। तो समझौते के आधार पर जो राज्य की उत्पत्ति जिन विचारकों ने मानी, उन्हें हम समझौतावादी कहते हैं। तो समझौतावादियों ने राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था थी उसको प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया था और इन समझौतावादी विचारकों ने उस प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों के अस्तित्व पर बल दिया था। इन्होंने ये माना था कि जब राज्य नहीं था, जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे, उस समय भी लोगों को अधिकार प्राप्त थे। हॉब्स और लॉक के विचारों में हालांकि इस बारे में थोड़ा सा अंतर है। हॉब्स ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को शक्ति के अधिकार के रूप में विचारा था। हॉब्स का कहना था कि प्राकृतिक अवस्था में परस्पर युद्ध की अवस्था थी और व्यक्ति को किसी का भी जीवन छीनने का, किसी की भी वस्तु को शक्ति के द्वारा छीनने का अधिकार था। जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त था। और दूसरी ओर लॉक ने क्या माना कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून प्रचलित था और लोगों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। उसमें राज्य का अस्तित्व नहीं था। तो इसलिए इन विचारकों के जो विचार हैं उसके आधार पर यह माना जाता है कि अधिकारों का जन्मदाता राज्य नहीं था, बल्कि ये अधिकार व्यक्ति को प्रकृति ने दिए थे। तो राज्य ने क्योंकि ये अधिकार दिए नहीं थे, तो राज्य इन अधिकारों को छीन भी नहीं सकता। और भी कई विचारक हुए हैं जिन्होंने इस पर अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का मुख्य व्याख्याकार माना गया है और लॉक को ही ये श्रेय जाता है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को पूरे राजनीतिक जगत को, विश्व को देने का। तो इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं इन विभिन्न विचारकों के विचारों के आधार पर, जिसमें फर्स्ट है स्वतंत्र व्यक्ति का सिद्धांत। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब उदारवाद अपने शुरुआती दौर में था, उस समय एक स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना उदारवाद की एक मुख्य विशेषता थी। उससे पहले मध्यकाल में ये विचार था कि ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है और इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निश्चित स्थान है। ऐसा विचार स्वतंत्र व्यक्ति की धारणा के विपरीत था, क्योंकि जब ये माना जाता था कि राज्य ईश्वर ने बनाया है और उस समय ये विचार भी था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है,
तो जब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है तो उसकी हर आज्ञा का पालन करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य था। एक श्रद्धा पूर्वक भाव से व्यक्ति को राजा की आज्ञा का पालन करना था। तो जो उदारवादी थे उन्होंने इसी विचार का खंडन किया और उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उन्होंने इतना अधिक बल दिया कि उदारवाद स्वतंत्र व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही प्रतीक बन गया। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी स्वतंत्र व्यक्ति का ही सिद्धांत है। यह सिद्धांत ऐसे मनुष्य की कल्पना करता है जो अपने विकास के लिए बाह्य प्रतिबंधों से मुक्त हैं। लॉक ने तो यहाँ तक कहा है कि प्राकृतिक अधिकार किसी भी अन्य शक्ति को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये अधिकार मानवीय व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। उसने ये भी कहा कि यदि कोई सरकार इन प्राकृतिक अधिकारों की अवहेलना करने का प्रयास करती है या इनको छीनने का प्रयास करती है, इनमें कटौती करती है, तो व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उस सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। तो जो लॉक के ये विचार हैं उससे ये सिद्ध होता है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक स्वतंत्र व्यक्ति का सिद्धांत है। नेक्स्ट है इसमें पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक। जो समझौतावादी विचारक हैं उन्होंने ये माना कि ये अधिकार व्यक्ति के पास तब भी थे जब राज्य नहीं था, लेकिन यहाँ हॉब्स इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। हॉब्स कहते हैं कि ये अधिकार तो व्यक्ति के पास तब भी थे जब समाज नहीं था। हॉब्स कहता है कि व्यक्ति के पास आत्मरक्षा का अधिकार था। हर व्यक्ति को ऐसा अधिकार था कि जिससे कोई भी प्रभुसत्ताशाली जो शक्ति है, प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति है, वो इस आत्मरक्षा के अधिकार को नहीं छीन सकती। क्योंकि जब राज्य की स्थापना की, हॉब्स कहता है कि लोगों ने समझौते के द्वारा राज्य बनाया, और जब राज्य की स्थापना की तो हॉब्स ने यह माना कि जिस समझौते के द्वारा व्यक्तियों ने राज्य की स्थापना की, उस समझौते के अंतर्गत भी व्यक्तियों ने आत्मरक्षा का अधिकार राज्य को अर्पित नहीं किया। और लॉक ने यह माना कि राज्य की स्थापना प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई थी। माने जो व्यक्ति थे प्राकृतिक अवस्था में उनके पास अधिकार तो थे, लेकिन उन अधिकारों की रक्षा के लिए कोई संस्था नहीं थी। तो लोगों ने समझौते के द्वारा राज्य नाम की संस्था बनाई और उनको प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा सौंपी गई। तो इस तरह से ये जो समझौतावादी विचारक हैं वो ये मानते हैं कि अधिकार व्यक्ति के पास तब भी थे जब राज्य नहीं था, समाज नहीं था। नेक्स्ट है इसमें सार्वभौमिक और अपरिवर्तनशील। ये सिद्धांत इन अधिकारों को सार्वभौमिक, असीमित, मौलिक और अपरिवर्तनशील मानता है, क्योंकि ये तब से चले आ रहे हैं जब मानव जीवन की शुरुआत हुई, और ये अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा ना तो छीने जा सकते हैं और ना ही किसी शक्ति द्वारा सीमित किए जा सकते हैं। ये अधिकार समाज और राज्य से स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिए नहीं हैं, उनसे पहले ये व्यक्ति के पास थे। तो इसलिए प्रत्येक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैधानिक प्रणाली में इन अधिकारों को मान्यता राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। ये अधिकार प्राकृतिक हैं क्योंकि किसी व्यक्ति या संस्था की देन नहीं है, ये मानवीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। ये अधिकार असीमित है, कोई भी राज्य, कोई भी संस्था इनको सीमित नहीं कर सकती, और साथ ही साथ ये सभी को समान रूप से मिले हैं, इसीलिए ये सार्वभौमिक है। ये अधिकार भेदभाव से दूर हैं, क्योंकि ये अधिकार सभी व्यक्तियों को बिल्कुल समान रूप से बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव के ये प्राप्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत की जो बाकी विशेषताएं हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।